हम सबसे पहले इराक के गर्म रेगिस्तान में एक बड़ा खुदाई का काम देखते हैं। कई पुरातत्वविद और मजदूर मिट्टी खोद रहे हैं, मगर उनके बीच फादर मैरीन भी शामिल हैं। मिट्टी में तलाश करते हुए उनकी खुरपी एक अजीब सी चीज से टकरा जाती है। जब वो उसे उठाते हैं तो पता चलता है कि यह एक पुराना ताबीज़ है। वो ताबीज़ दिखने में भारी, खुरदरा और प्राचीन लिखावट से भरा हुआ था। फादर मैरीन के चेहरे पर पहली नज़र में ही धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो गया कि यह कोई आम ताबीज़ नहीं बल्कि किसी शैतान की निशानी है। उस शैतान का नाम था शैतान पाजुज़ो, जो गर्मी के तेज़ दिनों में मिट्टी को सुखाने और लोगों को भयावह गर्मी और सूखापन में डाल देता था। लेकिन इस ताबीज़ का एक और प्रतिद्वंद्वी भी था, लामाश्तू, जो मासूम बच्चों के खून पीकर उन्हें हकर बैठता था। दोनों शैतान एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे और ये ताबीज़ उनके बीच के पुराने दुश्मनी के बीच एक खौफनाक फुसफुसाहट था। शुरुआत तो अभी बाकी थी। अगली सुबह फादर मैरीन एक मूर्ति के पास जाते हैं, जिसे देवताओं के पुतलों की मूर्ति कहा जाता था। मूर्ति के नीचे से निकले मिट्टी के टुकड़े अभी भी उस जगह पड़े थे। जब वह नज़दीक आते हैं तो उन्हें दो कुत्ते नजर आते हैं जो एक अजीब तरीके से लड़ रहे होते हैं। उनका चाटा, चाल और भौंकना कुछ ऐसा था जैसे इंसान की आवाज़ बिगाड़ देने वाला हो। फादर मैरीन को तुरंत एहसास हो गया कि ये आम कुत्ते नहीं, बल्कि दो शैतान पाजुज़ो और लामाश्तू थे, जो अपने अपने ताबीज़ों के लिए एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। ये दृश्य एक जज्बा जगाने वाला प्रमाण बन गया कि ताबीज़ एक युद्ध क्षेत्र है, जहां दो प्रचंड बुरी ताकतें मुकाबला कर रही हैं। और फिर कहानी शिफ्ट होती है शहर की तरफ, जहां हम एक खूबसूरत लड़की क्रिस को देखते हैं। पेशे से क्रिस एक अभिनेत्री है और हाल ही में वह किसी फिल्म के लिए काम कर रही है जो इन लोगों के साथ जुड़ी हुई है। कहानी आगे सुनने से पहले आपको एक बात बता दूं, क्रिस की जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार उसकी बेटी रीगन से है, जो सिर्फ 12 साल की प्यारी सी मासूम बच्ची है। एक दिन क्रिस अपनी बेटी के कमरे की साफ सफाई कर रही होती है, तब उसके कुछ खिलौनों के बीच एक पूजा बोर्ड मिलता है। वो बोर्ड जिससे भूत प्रेत से बात की जा सकती है। क्रिस पहली बार देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है, रीगन, ये बोर्ड कहाँ से आ गया? तुम्हें यह मिला कहाँ से? जब वह अपनी बेटी से पूछती है, तब रीगन मासूम आवाज में कहती है, माँ, मैं इस बोर्ड के थ्रू कैप्टन हॉडी से बात करती हूँ, मैं अकेली नहीं खेलती। क्रिस इस बात को बकवास समझकर उसे नज़रअंदाज कर देती है और थोड़ा डांट भी लगाती है, क्योंकि एक 12 साल की बच्ची ऐसी बकवास कैसे कर सकती है। रात को जब पूरे घर में खामोशी छाई होती है, क्रिस अपनी बेटी को उसके ही कमरे में सुलाकर खुद सो जाती है। थोड़ी देर बाद क्रिस आधी नींद में जागृत होती है, क्योंकि किसी ने फ़ोन की घंटी बजाई थी। उसने फ़ोन उठाया और बात करते करते खुद को संभाल नहीं पाई। जब उसने बिस्तर के पास नज़र डाली तो देखा कि रीगन क्रिस के बिस्तर पर सो रही थी, वह भी उसके साथ। क्रिस रीगन को देखकर चौंक जाती है और पूछती है, रीगन, तुम यहाँ कैसे? मैं तो तुम्हें अंदर सुला कर आई थी। रीगन चुपके से हंसकर बोली, माँ, मेरा बिस्तर हिल रहा था, इसलिए मैं नीचे आ गई और सो गई। क्रिस फिर भी हर चीज़ को हाथ खड़ी कर देती है, क्योंकि उसे लगता है बच्ची सिर्फ सपने देख रही होगी। कुछ ही दिनों में रीगन की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसकी चीख पुकार रातों को तेज हो जाती है, बिस्तर खुद ब खुद हिलने लगता है। क्रिस परेशान होकर उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर जब रीगन की चेकअप करता है तो हैरान रह जाता है। सारे लैब टेस्ट नॉर्मल निकलते हैं। वह कहता है, आपकी बेटी अचानक बहुत गुस्से में बदल जाती है, हो सकता है डिप्रेशन हो, आगे चलकर कुछ अजीब साइकोलॉजिकल बीमारी भी हो सकती है। पर क्रिस उसकी बात नहीं मानती। उसका मानना है कि रीगन एक मासूम बच्ची है और कोई भी डिप्रेशन तो दूर की बात है। यहीं बीच में हम एक और किरदार से मिलते हैं, फादर डेमियन। उनकी मां जल्द ही बीमार हो जाती है और पैर में फ्रैक्चर के चलते डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल में दाखिल कर दिया है। उनकी मां अस्पताल में रहना बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने बेटे से कहती है, मुझे घर ले जाओ। फादर डेमियन परेशान होता है, क्योंकि अच्छे अस्पताल में ट्रीटमेंट में काफ़ी पैसे लगते हैं। कुछ समझ नहीं पाता और मां के देहांत से उसे गहरा दुख होता है। ये दुख हमारे सामने एक नया इमोशनल एंगल लेकर आता है। वही एक शाम क्रिस ने अपने घर में एक पार्टी रखी थी। फिल्म के डायरेक्टर और क्रू सब वहां थे। रीगन चुपके से पार्टी में घुस जाती है और एक आदमी के पास जाकर कहती है, तुम्हारी मौत ऊपर वाले कमरे में ही होगी। ये बात कहते ही रीगन वहां से चली जाती है। सब देखने वालों ने थोड़ा असहज महसूस किया। क्रिस ये देखकर हैरान हुई और सबके पास माफी मांगी, कहा कि रीगन थोड़ी बीमार है। फिर उसे ऊपर ले जाकर नहलाकर सुलाया। हैरानी की बात यह कि कुछ ही देर बाद रीगन ने फिर वही डरावनी बात की, जिसकी वजह से पार्टी में हरकतें उलझन भरी हो गईं। अगली सुबह क्रिस फिर अपनी बेटी के लिए डॉक्टर को घर बुलाती है, पर डॉक्टर रीगन के कमरे में आते ही हैरान रह जाता है, क्योंकि रीगन का बिस्तर जोर से हिल रहा होता है और बच्ची खुद को संभाल नहीं पा रही होती। डॉक्टर इंजेक्शन लगाकर उसे शांत करने की कोशिश करता है। यहाँ रीगन को देखकर ऐसा लगता है मानो कोई शैतान कंट्रोल कर रहा हो। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि डॉक्टर रीगन पर बहुत सारे टेस्ट करते हैं, लेकिन सारे लैब रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आती हैं।
डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाता और कहता है, ये तो दिखने में फिजिकल इलनेस लगता है, पर सारे टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं। अब डॉक्टर खुद हैरान होने लगता है। थोड़ी देर बाद क्रिस घर लौटते ही देखती है कि एक भीड़ जमा गई है। पार्टी के कुछ लोग फिर से वहां आ गए हैं। जब वो अंदर जाकर डायरेक्टर की लाश देखती है तो होश उड़ जाते हैं। डायरेक्टर छत से कूदकर मर गया था। क्रिस के होश फिर से झंझना जाते हैं, क्योंकि उसने उस डायरेक्टर को खुद ही रीगन का ध्यान रखने की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब सबको शक होने लगता है कि रीगन के कमरे में कुछ भयानक हो रहा है। डॉक्टर की सलाह पर क्रिस एक प्रीस्ट के पास जाती है, पर पहले वो समझती है कि बस एक स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए। ऑफिसर विलियम, जो इस केस की तहकीकात संभाल रहा है, बोलता है कि डायरेक्टर की मौत बहुत अजीब थी, कुछ दंगा फसाद नजर नहीं आता। फिर क्रिस को अचानक अपनी बेटी की चीख सुनाई देती है। वह फिर से कमरे में दौड़ती है और देखती है कि रीगन अपनी ही खुद पर हमला कर रही है और उसे रोकने की कोशिश करने पर क्रिस पर ही हमला कर देती है। क्रिस को बचाने के लिए कोई दौड़ता हुआ आना चाहता था, पर दरवाज़ा अपनी मर्जी से बंद हो गया। एक अलमारी खुद ब खुद गिरने वाली थी, पर किसी तरह क्रिस अपनी जान बचाकर भाग जाती है। अब सबको समझ आ गया कि रीगन पर कोई भूत प्रेत या शैतानी ताकत कब्जा कर चुकी है। क्रिस फिर फादर डेमियन को बुलाती है। पहली बार तो फादर डेमियन मना करते हैं, पर जब वह रीगन के कमरे में जाकर खुद देखते हैं कि बच्ची कितनी भयानक हो गई है, तो उनका दिल परेशान हो जाता है। उन्हें भी यकीन हो जाता है कि यह सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं बल्कि सुपरनैचुरल केस है। चर्च के नियम के अनुसार एक्सॉर्सिज्म के लिए उन्हें मंजूरी लेनी पड़ती है। चर्च के बड़े प्रीस्ट कहते हैं कि एक और एक्सपीरियंस्ड प्रीस्ट की ज़रूरत है, इसलिए फादर मैरीन को बुलाया जाता है, जिसे हमने कहानी के शुरुआत में देखा था। दोनों प्रीस्ट, फादर मैरीन और फादर डेमियन, मिलकर रीगन के घर पहुंचते हैं। पहुंचते ही दोनों मंत्रोच्चारण शुरू कर देते हैं ताकि वे शैतान को निकाल सकें। कमरा एकदम कलयुग का दृश्य है। बिस्तर हवा में उठ रहा है, बिजली की चमक सी नजर आ रही थी और रीगन की आवाज़ डरावनी चीखों से गूंज रही थी। फादर मैरीन शांतिदायक मंत्रों का जाप शुरू करते हैं। धीरे धीरे बिस्तर नीचे आता है, फिर तेजी से हवा में उछलकर गिरता है। डेमोन का रूप रीगन की आवाज में गूंजता है और फादर डेमियन से कहता है, तुम्हारी माँ तुमसे नफरत करती थी, तुम्हारी वजह से उसने अपनी जान गंवा दी। ये सुनकर फादर डेमियन का ध्यान भटक जाता है और डेमोन अपनी कोशिश तेज कर देता है। जब स्थिति बहुत ही भयावह हो जाती है, फादर मैरीन को अकेले पकड़कर मार डालता है। अब सोलो एक्सॉर्सिज्म फादर डेमियन के हाथों में है। थोड़ी देर बाद जब वह वापस आता है तो देखता है कि फादर मैरीन मर चुके हैं। उनके शरीर से खून टपक रहा था। डेमोन ने पहले उनका बलिदान ले लिया था। अब डेमोन पूरी शक्ति से फादर डेमियन पर हमला करता है। रीगन का शरीर से आवाज निकलती है जो पूरी इमारत को हिला दे। तब फादर डेमियन अपने अंदर के भय को समेटकर डेमोन को अपनी तरफ खींचता है। वह कहता है, माँ के बलिदान का सबक तुम्हें सीखना होगा, और फिर एक जोर का झपट्टा लगाकर एक खिड़की से कूदकर अपना बलिदान दे देता है। जब फादर डेमियन मर जाता है, उसके साथ साथ शैतान भी मर जाता है। अगली सुबह सब लोग हैरान बचे रह जाते हैं। दिखाया जाता है कि रीगन अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। उसकी माँ क्रिस उसे लेकर हमेशा के लिए उस जगह से दूर जाने वाली होती हैं। जाते जाते एक फादर उनसे मिलने के लिए आता है। क्रिस उससे कहती है कि रीगन को उस पर बीती सारी बातें याद ही नहीं हैं। वह सब कुछ भूल चुकी है, जो शायद सबसे बेहतर बात है। उसके बाद क्रिस उसे एक छोटी सी यादगार, एक लॉकेट देती है और फिर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। इससे ही कहानी अपना अंतिम मोड़ ले लेती है।